जय हिंद दोस्तों जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एस की बुक के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 44। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाग 3 है, गणित का पोर्शन है। गणित में हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो गणित का 44 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। 200 से 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। जब भी इस टाइप का प्रश्न बनता है कि इतने से इतने के बीच में किसी भी संख्या से आपसे विभाजित संख्याएं पूछे तो दोनों जगह आप संख्याओं का भाग दे दो। जैसे यहाँ दिया हुआ है 200 और क्या दिया हुआ है 300। 200 और 300 में जो भी संख्या दी गई है दोनों का भाग दे दीजिए। यही बोल रहा है विभाजित। तो 13 का भाग जब 200 में देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा। 13 से एक बार, फिर बच गया 7 70, 13 से 5 बार 65। तो यहाँ आ गया आपका 15। इधर भाग देंगे 13 का, 13 से 2 बार 26, फिर बच गया 4 40, 13 से 3 बार। ठीक है, आपको केवल पूर्णांक अंक ही लिखना है, जो पॉइंटों के बाद की संख्या आएगी उसको नहीं लिखना, क्योंकि हमें चाहिए पूर्णतः विभाजित। ठीक है, विभाजित का मतलब होता है कि पूरा पूरा भाग जाए। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15। इसका मतलब है कि 200 से पहले जो संख्याएं हैं 13 से विभाजित वो 15 हैं, और जो 300 से पहले हैं वो 23 हैं। तो हमें तो 200 से 300 के मध्य चाहिए। तो 200 से पहले की जो संख्या है उसको माइनस कर दो। तो 200 से पहले कितनी संख्या है 15। तो 23 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। इसका मतलब 200 से और 300 के मध्य 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। यही लिखा हुआ है सी ऑप्शन में 8। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत। तो जब भी इस गैप बराबर होता है, क्योंकि गुणज होते हैं तो उनमें प्रत्येक संख्या के बीच का गैप है वो बराबर होगा। जो 3 है तो 3 का 3 का गैप चलेगा। जब समान गैप होता है संख्याओं के मध्य तो हम लिखते हैं पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा में 2। ये फॉर्मूला होता है जब कंटिन्यूअस होती हैं, बीच में गैप बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पहली संख्या 3 का पहला गुणज 3 खुद होता है, प्लस अंतिम जो संख्या होगी वो दोनों का गुणा होगा। कौन सा 5 और 3 का, क्योंकि 5वां गुणज पूछा है। तो 5वां गुणज क्या होगा, 5 गुणा 3 15 होगा। 15 होगा, बटा में 2 करना है। तो 15 और 3 कितना होगा 18। 18 बटा में 2 कितना आएगा भाई 9। 9 करेक्ट आंसर है। देखिए कौन से ऑप्शन में है 9, सी ऑप्शन 9 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इन संख्याओं के आंकड़ों की माध्यिका निकालनी। माध्यिका का मतलब होता है मध्य की, बीच की। तो पहले इनको एक क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, किसी भी क्रम में जमा लीजिए। जो बीच की संख्या होगी वही आपकी माध्यिका होगी। तो पहले इसको लिखते हैं, यहाँ से देखो सबसे छोटी 25 है तो हम लिख देते हैं 25। फिर इसके बाद देखो 25.8, फिर इसके बाद देखो 25 के बाद 27, 28, 28 के बाद 29, फिर 30, फिर उसके बाद 35 और फिर है 38। ठीक है, ये संख्याएं हमने लिख दी हैं। संख्याएं गिन लेना कितनी हैं, 8 संख्याएं हैं, 8 यहाँ लिखी हुई है।
तो इसका मतलब क्या है कि एक इधर से काटते जाओ, जो बीच में बचेगी वही संख्या होगी। तो एक एक काट दी दोनों साइड से, एक एक और काट दो, फिर एक एक काट दो, फिर एक एक काट दो। तो दोनों जो अंतिम संख्या बची उनके मध्य बीच का देखिए क्या आएगा, 28 और 29 के मध्य में क्या होगा, 28.5। बस यही आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 28.5। 28 और 29, जब दो संख्या बीच में बच जाए तो दोनों का जोड़ के और 2 का भाग दे दो, वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 28.5, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी मूलधन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये हो, तो उसी मूलधन का उसी दर से और उतने ही समय का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि आपको चक्रवर्ती साधारण ब्याज दिया हुआ है और चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए, तो आपको क्या करना है। देखो पहले समय देखिए कितने वर्ष, 3 वर्ष, और इनका ब्याज कितना है 1200 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज है वो 1200 रुपये है। तो साधारण ब्याज की जो खासियत होती है वो क्या है कि प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। तो 1200 को 3 में बराबर भागों में बांटिए, 400 रुपये आएगा। तो पहला वर्ष आपको साधारण ब्याज मिला था 400 रुपये, फिर दूसरे वर्ष भी 400 रुपये, फिर तीसरे वर्ष भी 400 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, यही इसका रूल है। और चक्रवर्ती क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो अब देखिए पहली वर्ष पर आ जाइए, पहले वर्ष के आगे कोई ब्याज है नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में बस यही फ़र्क होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जो ये 1200 आ रहा था देखो तीनों वर्ष का, ये तो होगा ही, इसके बाद जो ब्याज पर ब्याज लग रहा है उसको भी ऐड करना है। तो पहले वर्ष से पहले कोई ब्याज नहीं है, तो पहले वर्ष के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड वर्ष के आगे देखिए, सेकंड वर्ष के आगे ये ब्याज है 400 रुपये का, जो दर दी हुई है आपको 5%, तो 5% का परसेंट हटाएंगे, देखिए क्या बनेगा, 5/100 कितना बनेगा, 1/20, यही बनेगा 1/20। तो उसका 1/20 पहले ब्याज का 1/20 कर दीजिए। जब 400 का 1/20 करेंगे, 20 का भाग देंगे 400 में, तो कितना आएगा, 20 रुपये। तो दूसरे वर्ष ब्याज का ब्याज आएगा 20 रुपये और आएगा, ठीक है। बस एक ही ब्याज था, एक ब्याज का ब्याज आ गया। अब तीसरे वर्ष पर चलते हैं। तीसरे वर्ष के आगे देखिए 3 ब्याज हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 ब्याज हैं। तो तीनों का ब्याज आएगा, पहले इस 400 का ब्याज आएगा, 1/20 करेंगे तो 20 का भाग देंगे 400 में, 20 रुपये यहाँ से आया। फिर इसका आएगा, जब इसमें भी 20 का भाग देंगे तो 20 रुपये यहाँ से आएगा, और तीसरा ब्याज का ब्याज और आएगा। तो इसमें जब 20 का भाग देंगे तो 1 रुपये यहाँ से आएगा। तो देखिए पहले तो 400 था, 400 था ही, तो ये कितना हो गया, 1200। अब क्या बचा हुआ है, देखो एक नया ये आया है 20, एक 20 ये आया है, एक 20 ये, 60 हो गया। 20 3 बार है 60, और एक ये 61, तो 61 रुपये और आया है। तो चक्रवर्ती ब्याज के 61 रुपये और आए हैं एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने होंगे, 1261 रुपये। टोटल कितने होंगे, 1261 रुपये, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1261 रुपये, सी ऑप्शन 1261 रुपये आएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज का बस यही फ़र्क है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जितने ब्याज हैं उनका अगले वर्ष उसका ब्याज लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या होगी। तो इसमें एक लॉजिक ध्यान रखना दोस्तों, ये जनसंख्या कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो
तो ये होती है वर्तमान, कौन सी, वर्तमान की। जब कुछ भी नहीं बोला होता तो वो होती है वर्तमान की। एक तो जाएगा पश्चात या बाद, जिसको बोलते हैं बाद या पश्चात, दोनों का मीनिंग एक ही है कि आगे जाना है। और एक को लिखे हैं तो पहले या लिखते हैं पूर्व। तो देखिए वर्तमान जब भी बोला होता है तो आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो बाद बोला हुआ है या पश्चात, तो कहाँ जाओगे, देखो आगे जाना है। आगे जब भी जाएंगे तो दर ऊपर होगी, दर कहाँ होगी, ऊपर। और जब पीछे जाएंगे तो दर कहाँ होगी, नीचे। दर बटा में लिखेंगे, दर को कहाँ लिखेंगे, बटा में। बस यही लॉजिक था इसका। जब भी आगे जाते हैं तो दर को ऊपर लिखते हैं, पहले जाते हैं, पीछे जाते हैं तो दर को नीचे लिखते हैं। बस यही लॉजिक था इसका, सिंपल सा। तो अब देखिए प्रश्न बहुत आसान हो गया सोल्व करना, बस कैलकुलेशन बची है अब तो देखिए क्या करना है। 64,000 आपकी जनसंख्या थी, ये लो 64,000 गुणा, देखो 10% है, जब बढ़ रही है 10% तो 100 पर कितना होगी, 110%। तो दर को ऊपर रखना है 110। कितने वर्ष, 3 वर्ष के लिए। तो जितने वर्ष बोले उतनी ही बार गुणा करना है इसको। 1 वर्ष होता है 1 बार लिखते, 2 वर्ष होंगे 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष होंगे 3 बार लिखेंगे। 110 बटा 100। तो देखो 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गई। अब इन 3 से 1 2 3, इनसे ये 3 जीरो कट कैंसिल आउट हो गई। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ, ऊपर क्या बचा हुआ है, इधर 64 बचा हुआ है। इधर 11 को 11 से गुणा करना है, फिर 11 से, तो 11 का क्यूब लिखा हुआ है। और 11 का क्यूब सभी को पता होता है कितना होता है, 1331। जब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1331। अब 1331 को गुणा करना है, 1331 को गुणा करना है आपको 64 से। जब 64 से इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 85,184। आप करके देखना, यही आपका आंसर आएगा 85,184। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में यही है 85,184। तो इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब भी जनसंख्या का क्वेश्चन आएगा तो आगे जाएंगे तो दर ऊपर होगी, पीछे जाएंगे तो दर नीचे होगी। ये लॉजिक है इसका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये और विक्रय मूल्य 900 रुपये। 750 रुपये में खरीदा, 900 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत में पूछा है। तो देखो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 750 में खरीदा, 900 में बेचा, तो 150 का क्या हो गया, लाभ, बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस पे खरीदा जाता है, हमेशा परसेंटेज जब भी निकाला जाता है तो नीचे क्रय मूल्य ही आता है, गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 15 से 3 बार, देखो 15 से 5 बार, सॉरी 3 बार नहीं होगा 5 बार, और 5 से ये कितनी बार कट गया, 20 बार। तो 20% करेक्ट आंसर होगा। और कौन सा है, डी ऑप्शन, 20% होगा। डी ऑप्शन में 20% ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक गोले का आयतन, जब मैंने आयतन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने याद रखने का तरीका बताया था कि आयतन में सेंटीमीटर या मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर या मीटर क्यूब होता है। जो भी इकाई होगी वो 3 बार होती है तो क्यूब लगता है। तो मैंने ये भी बताया था कि गोले का आयतन है तो ऊपर 3 लगा हुआ है, तो यहाँ नीचे 3 होता है और ऊपर 4 होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट डी और सी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 ऊपर आता है या 4 ऊपर आता है।
तो जो देखिए घात में आता है वही नीचे आता है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार की संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले अगर x के साथ कोई चीज़ है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी नहीं है तो लिख दो 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि यहाँ प्लस चिन्ह कहता है, प्लस चिन्ह कहता है कि योग 5 आना चाहिए, योग 5 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर बनाइए। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है और जोड़ने पर 5 आ रहा है, बिल्कुल। अब चिन्ह का देखिए, चिन्ह का देखिए कौन सा क्या कहता है। चिन्ह का जो ये वाला चिन्ह है ये कहता है अगर प्लस का है तो दोनों चिन्ह समान होंगे, दोनों के चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे। अब नेक्स्ट वाला बताएगा कैसे होंगे। प्लस का है तो दोनों प्लस के होंगे, माइनस का है तो दोनों माइनस के होंगे। तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब दोनों ही प्लस के होंगे, दोनों ही चिन्ह कैसे होंगे, प्लस के होंगे। अब यहाँ देखिए एक x इसको दे दीजिए, एक x इसको दे दीजिए, यही आपका आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, x प्लस 2 x प्लस 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है। तो इसी प्रकार से आप सभी गुणनखंड वाले क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 20 प्रतियां 89 रुपये में खरीदी। ऐसी 36 पुस्तकों की लागत क्या होगी। 26, देखो 20 का मूल्य दिया हुआ है और आपको 36 का मूल्य पूछा है। जो पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो दिया होता है आपको दिया हुआ 89 रुपीज़ की कितनी बुक हैं, 20 गुणा निकालना क्या है, 36 पुस्तकों का मूल्य इंटू 36। जब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए 2 से ये 10 बार कट गया, 2 से ये 18 बार। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1602, करके देखना आप, 1602 आएगा। अब नीचे देखिए क्या बच रहा है, 10, तो नीचे 10 बच रहा है। तो एक के बाद, नीचे एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो इस जीरो को हटाएंगे तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 160 रुपये और 20 पैसे, देखिए कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन 160.2, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जब भी आपका एकक नियम पर आधारित है तो जो चीज़ पूछी जाती है, जिसका मूल्य पूछा जाता है, मूल्य पूछा जाए या वस्तु पूछी जाए, जिसको पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मैथ का लास्ट प्रश्न है 45 नंबर का। 10,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज करना है जबकि समय 2 वर्ष हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज और जनसंख्या वाले प्रश्न जो अभी किया है, देखिए लास्ट जो जनसंख्या वाला प्रश्न किया था 40 नंबर का, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही रूल है, एक ही जैसे होते हैं। तो देखिए 10,000 रुपये दर 4% है तो कितनी हो जाएगी, 104/100। और चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा आगे जाना होता है तो दर हमेशा ऊपर होगी। जितने वर्ष हैं उतनी बार लिख दो, 2 वर्ष हैं 2 बार लिख दो। यही सेम उसमें कर रहे थे, लेकिन उसमें पीछे की तरफ जाते हैं तो दर नीचे आ जाती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा आगे ही जाना होता है तो दर हमेशा ऊपर होती है। अब देखिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब बचा 104 गुणा 104। जब 104 को 104 से गुणा करेंगे तो इनका वर्ग कर दीजिए। 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग होता है 16 और 4 इसी में जोड़ दीजिए। 104 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 108।
तो ये आपका ब्याज टोटल मिश्र धन आया 10,816। तो कितना ज़्यादा आया, देखिए 10,000 आपका मूलधन था, इसको जब माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ है वो आपका क्या होगा, ब्याज होगा। जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 816 रुपये। देखिए कौन से ऑप्शन में है 816 रुपये, बी ऑप्शन यही है, 816 रुपये बिल्कुल राइट होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालना होता है आपको मूलधन लिखना है, गुणा दर बटा में 100 करना है, जितने वर्ष हैं उतनी ही बार रिपीट करना है, उतनी बार लिखना है, और बस कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों।